नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और इधर चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, इसीलिए बदले की भावना से मेरे बेटे की हत्या की गई। हालांकि पहले चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगने की खबर आई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बीजेपी का आरोप है कि रथ की हत्या की साजिश जो है टीएमसी ने रची थी। चंद्रनाथ कोलकाता की हत्या बुधवार देर रात 10:30 बजे हुई है और वो कोलकाता से मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलताला से एक कार आई और उनके स्कॉर्पियो के सामने जाकर खड़ी हो गई और इसी बीच बाइक पर आए हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की और 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गई। एक गोली पेट में लगी और उनके ड्राइवर जो है वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से हमलावर जो है वो कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया और उनके ड्राइवर का इलाज फिलहाल जारी है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया, डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पिछले 24 घंटे से पश्चिम बंगाल जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां पर बीजेपी जीत का परचम लहरा चुकी है, वहीं अब हत्या की खबर निकलकर सामने आई है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो बहुत ज्यादा खराब हो गया जब से चुनाव का रिजल्ट आया। उसके बाद से अब तक देखा जाए तो चारों तरफ आगजनी, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और टीएमसी के जितने भी दफ्तर वगैरह, लगभग 150 दफ्तरों में इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। तो इस तरह की घटना की कल्पना मुझे लग रहा है ना टीएमसी ने करी थी, ना जीतने वाली बीजेपी ने करी थी। लेकिन ये सब समाज में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गलत है। अगर कोई पार्टी जीत रही है तो उसको आराम से हजम करनी चाहिए। अगर आप हार भी हो रही है तो उसको तुरंत ही उस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं, ये जनादेश है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो पृष्ठभूमि है अनीता, क्योंकि वहाँ इस तरह की राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं होना कोई आम बात है नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जितने भी चुनाव वहाँ पे हुए हैं, हर चुनावों में इस तरह की घटना हुई है। लेकिन हालांकि इस बार के चुनाव में केंद्रीय फोर्सेस और केंद्रीय जितनी भी टुकड़ियां, कंपनियां लगी हुई थी, लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों की तैनाती थी। चुनाव के दौरान कोई भी ऐसी घटना अप्रिय नहीं हुई थी, ना किसी की मौत हुई थी, ना बूथ कैचिंग और इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन रिजल्ट के बाद जो चीजें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही है, बड़ी भयावह तस्वीरें हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी। क्योंकि अगर एक जिंदा लोकतंत्र के साथ में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुझे लग रहा आने वाला जो वक्त है, बिल्कुल, और भी जगह इस तरह की आग पहुंच सकती है। बिल्कुल। ऐसे में सर, शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि भवानीपुर से चुनाव जीते हैं, इसीलिए पीए की हत्या की गई है। सीधे तौर पर कहें तो इनका लगातार यही कहना है कि ममता बनर्जी जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। क्या इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको? देखिए अनीता, ये बड़ा विवादित विषय हो चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये घटना पहली नहीं है।
इससे पहले 3 घटना और हैं जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी पीए रहे हैं, उनकी भी मौत इस तरीके से हुई है। एक 2018 में हुई है, एक 2020 में हुई है, फिर 2013 में हुई है, फिर 2021 में। क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी नेता से जो व्यक्ति वास्ता रखता है वो बड़ा राजदार होता है, उसके पास नेताओं की कुंडली होती है, सब कुछ होती है, और जब उनसे थोड़ी भी दिक्कतें, दुश्वारियां अगर महसूस होने लगती हैं तो उन व्यक्तियों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हर एंगल से इसकी जांच करे, लेकिन जब बहुत पहुंच वाला व्यक्ति होता है, नेता होता है, तो वो जांच को प्रभावित कर देता है। बिल्कुल। ऐसे में सर जहाँ तक जी बात पूरी कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है जो 3 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, उनकी कड़ियों को जोड़ा जाए और मौजूदा घटना की कड़ियों को जोड़ा जाए तो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। मैं पिछली घटनाओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब 2018 की घटना हुई थी, तब क्या हुआ था, उस समय ये टीएमसी के सांसद हुआ करते थे। ममता बनर्जी ने इनको पूरी तरीके से बचा लिया, जांच भी नहीं होने दी, क्योंकि टीएमसी में नंबर 2 के नेता कहे जाते थे। बिल्कुल। ये जो कह देते थे ममता बनर्जी मानती थी, पार्टी उनकी बात को मानती थी, लेकिन जब उन्होंने पाला बदला तब ये सब चीजें हुई हैं। और जब ये घटना जब घटी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रोटेस्ट भी करा था, हंगामे भी काटा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जो घटना हुई है, मुझे लगता नहीं है कि उसकी सही से जांच हो पाएगी और सही बात तो सामने निकल के आ पाएगी। बिल्कुल। ऐसे में सर अभी आपने कहा कि जो नेता होते हैं वो काफी, अगर ये करीबी हैं तो राजदार भी होंगे, काफी राज्य भी जानते होंगे। शुभेंद्र अधिकारी की बात करूं या फिर अभी आपने बताया को टीएमसी में भी रहे हैं, तो क्या इनकी सुरक्षा में चूक हुई है या पुलिस इनके आसपास नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था इनकी पुख्ता नहीं थी? नहीं, देखिए ये पीए थे इनके और खुद ही अपने आप में सक्षम थे, एयरफोर्स के में काम कर चुके हैं। अब जो सेना में जो व्यक्ति रहा हो तो बड़ा चौकन्ना रहता है, फिट रहता है। उनके साथ में घटना होना, ये सडनली घटना हुई है कि वो गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी रुकवाई जाती है, शीशा नीचे करवाया जाता है और धाड़ 3-4 उनको गोलियां दाग दी जाती है। और जब तक वो संभल पाते, जब तक चीजों को वो भाप पाते, तब तक तो उनकी सांस से जान निकल चुकी थी। तो रही बात सुरक्षा किसकी, सुरक्षा जो आप बात कर रही हो, सुरक्षा तो नेताओं को मिलेगी या उनके साथ में रहने वाले लोगों को थोड़ी सुरक्षा दी जाएगी। वो तो सिंगल आते थे, जाते थे, पीए का काम करते थे और पोलिंग एजेंट वगैरह सब काम करते थे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और अनीता इसमें जोड़ना चाहिए, यही व्यक्ति जो थे जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग वाले दिन इनकी झड़प होती है ममता बनर्जी से। अच्छा। अंदर काउंटिंग में, काउंटिंग बूथ में ये व्यक्ति अंदर ममता बनर्जी को नहीं जाने दे रहा था। हालांकि चलो मैं नहीं चाहता, हमें ये चीजें नहीं जोड़ेंगे कि उस घटना से इस घटना को कोई लिंक हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, इसमें राजनीतिक पहुंच वाले लोग हों या किसी तरीके की चीजें हों, हमें चाहते हैं कि स्वतंत्र जांच हो और जांच में जो मुकम्मल चीजें हैं वो बाहर निकले और पता चले कि किस तरीके से उनके साथ में घटना हुई है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौके पर मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। और वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल में जो हुआ है लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकला है। लोकतंत्र को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना बीजेपी ने पहुंचाया है। बीजेपी की आंखों में दीदी खटकती है, ये नारी को कभी बढ़ाते नहीं हैं और ऐसे में ये मतदान हुआ जरूरी है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे हैं और चर्चा भी हो सकती है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में पश्चिम बंगाल जो है इस समय लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी की सत्ता आई है और इसी बीच अखिलेश यादव जो हैं वो ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हुई है और चर्चाओं का दौर जो है वो अब शुरू हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है ममता बनर्जी ने पहले ही बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है।
वहीं बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार में गांधी मैदान में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें जेडीयू सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हुए। एनडीए के 5 घटक दलों यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आरबी और हम और साथ ही आरएमएल के प्रतिनिधियों को इस कैबिनेट में जगह दी गई। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने सभी 32 सदस्यों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। सम्राट चौधरी कैबिनेट में निशांत कुमार के अलावा पूर्व मंत्री श्रवण कुमार और अशोक कुमार और साथ ही लेसी सिंह को सिर्फ फिर से जगह दी गई है, यानी कि बीजेपी कोटे से रामकृपाल यादव है, नीतीश मिश्रा है, दिलीप जायसवाल जैसे दिग्गज ने शपथ ली है। साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। नवीन जी, बीजेपी को इस बार कहा जा रहा है कि मंत्री में जो शपथ है वो ज्यादा सीटें दी गई है, तो अब बीजेपी की सरकार आ गई। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जब इनका चुनाव हुआ था, चुनाव जीतने के समय मैंने कई चैनलों पर ये बात कही थी कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल, तो वो बात सत्य साबित हुई। अब वो नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दी, मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है क्या राज्यसभा का? या मान लीजिए केंद्र में मंत्री भी बना देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कुल मिला के जनता दल यूनाइटेड का अब भविष्य वहाँ खत्म हो गया है। जो बची खुची जेडीयू वहाँ पर है वो भी धीरे धीरे विलय हो जाएगी। प्योरली वहाँ भाजपा का शासन है और भाजपा की ही सरकार चलेगी। बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी के 15 मंत्री है, जेडीयू के 13 हैं, यानी कि कम ही मिला है। निश्चित तौर पर। और दूसरी एक और चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए ऐसा मंत्री जाए इसके भी जितने बना ले तो आपसी समझौता और अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, इसके अलावा एक और बात है कि जो आपने वादे बिहार की जनता से किए, बिल्कुल, उनको फुलफिल करने में कितना आप समय लेंगे, उसकी कोई ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसकी कोई टाइम लाइन देंगे कि हम इन घोषणा को इस समय में पूरा करेंगे, इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक शिला वाला पुल का जिक्र चल रहा है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसका भी कोई हिस्सा धराशायी हो गया नदी में। तो इस तरीके का विकास जनता नहीं चाहती है। जनता ये चाहती है विकास आप जो दें, खासकर बिहार को बहुत जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वहाँ बड़ी जरूरत है, रोजगार के लिए बहुत सारे काम करने हैं, आईटी पार्क विकसित करिए। जो वादे आप लोगों ने किए हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी है, तो डबल इंजन की सरकार अगर है तो मैं समझता हूँ विकास की गति भी दोगुनी होनी चाहिए। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार बोली है आपने, तो पहला जो डब्बा है वो बीजेपी का ही है। दोनों डब्बे बीजेपी के, गार्ड भी बीजेपी का, डब्बा भी बीजेपी का है और इंजन भी बीजेपी का है। बिल्कुल, और ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार को भी जगह मिली है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उनका राजनीति में वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, फिर भी उनको जगह दी गई है। देखिए, निशांत कुमार को तो केवल क्या है, वो सीट घेरने वाली बात और कुछ नहीं है। वो कोई की पर्सन नहीं रहेंगे पूरे मंत्रिमंडल में, ना ही कोई डिसीजन मेकर रहेंगे, ये गारंटी है। वो डिसीजन जो लेंगे भी तो वो कितना भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, कितना सम्राट चौधरी एक्सेप्ट करेंगे, वो तो आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल उनको हम ये नहीं मान सकते, वो जो भी विभाग उनको दिया जाएगा उसके सर्वे सर्वा वो होंगे, उनकी ही अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग चलेगी। ऐसा होता नहीं। अमूमन भाजपा की सरकारों में तो मंत्रियों को कोई पावर होती नहीं है, वो केवल चेहरे होती हैं और बैठे रहते हैं अपने चेयर पे, अपने ऑफिस में। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग में सबकी कोई भागीदारी होती नहीं है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की पावर किसी मिनिस्टर को होती है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया है और ये पहल पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए अन्य ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के सहायक
साहस और साथ ही ट्रिब्यूट देने के लिए की गई है। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकी संगठनों पर हमला किया था। 7 मई 2025 को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया था और इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल्लाह की सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। पीएम मोदी ने संस्कृति श्लोक के जरिए सेनाओं के पराक्रम को सलाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने कहा है कि हमने बेहद ही सोच समझकर और स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि के साथ शुरू किया है। नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार मौजूदा आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा है कि हमले का समय पूरी तरह से सटीक था। ऑपरेशन सिंदूर ने पूर्ण आश्चर्य उत्पन्न किया है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर स्थापित आतंकवादी ठिकानों को भारी क्षति पहुंची है और इस ऑपरेशन से ये स्पष्ट संदेश गया है कि अब आतंकवादियों को कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा है। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा भारत के सैन्य ढांचों और ठिकानों को निशाना बनाने के सभी प्रयास और सुविचारित और मजबूत वायु संरक्षण के कारण विफल होंगे। भारत ने अत्यंत कम समय में एक जटिल बहु अभियान की योजना बनाई और उसे पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा किया गया और इस पूरे अभियान ने भारत के स्वदेशी रक्षा क्षेत्रों को भी पारदर्शित किया है। इस्तेमाल किए गए हथियार पूरी तरह से प्रणाली, गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइलें पूरी तरह से बड़े हिस्से में भारत में विकसित और निर्मित किए गए थे। Operation Sindoor was also a joint tri-services effort. It integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and intelligence pictures, and real-time decision making. Standoff precision strikes, 9 in all, 7 executed by the Indian Army and 2 by the Indian Air Force were timed to perfection, achieved total surprise and inflicted maximum damage in each established hub deep in Pakistan occupied Jammu and Kashmir and heartland Pakistan. Today it is 1 year and 15 days since the horrendous Pahalgam massacre. And as my friend Rajiv alluded, exactly 1 year since our first weapons hit the target. The Pahalgam incident in itself is an incident for which no amount of condemnation and no amount of repudiation will ever be enough. We cannot bring back our fellow countrymen who were massacred in cold blood on the 22nd of April 2025. But we can certainly resolve to ensure that such incidents are not repeated. Operation Sindoor, which remains paused, is an effort towards that resolve. Since times immemorial, we have lived with a simple philosophy of live and let live. But when our desire for peace is mistaken for weakness. By striking the terror hubs in the heart of Pakistan using long-range precision weapons, India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. The growing relevance of uncrewed and autonomous systems, as seen in the recent conflicts, reinforces the need for accelerated integration into our operational constructs. तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवीके के लिए सरकार गठन करना मुश्किल होता दिख रहा है। पार्टी के चीफ और एक्टर विजय को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार से मिलकर लोक भवन पहुंचे और करीब 1 घंटे के बाद वहां से रवाना हुए। सूत्रों का बताना है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे जब राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन दिखाएंगे। राज्यपाल ने
उनसे कहा है कि वो राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसीलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होना जरूरी है। विजय ने बुधवार को राज्यपाल अलंकार को 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की थी। विजय ने बहुमत साबित करने के लिए थोड़ा समय मांगा था और 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर ये 107 रह जाएगी और कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामले को संवैधानिक अदालत में चुनौती देने लगेंगे तो इससे धर्म और सभ्यता पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इससे सैकड़ों याचिकाएं आएंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। ये टिप्पणी 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने की है, जो अलग अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें केरल की सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला और दाऊदी बोहरा समुदाय का केस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पहले जनहित याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे। जस्टिस नागारत्नम ने कहा है कि अगर हर व्यक्ति धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाएगा तो भारतीय समाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर अधिकार पर सवाल उठाएंगे, मंदिर खुलेगा या बंद होने तक के मामले कोर्ट में आएंगे। जस्टिस MM सुनेंद्र ने कहा है कि अगर ऐसे विवादों को लगातार अनुमति दी गई तो हर व्यक्ति हर चीज पर सवाल उठाएगा। उन्होंने कहा कि इससे धर्म टूट सकता है और संवैधानिक अदालतों पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2024 में देश में हुए क्राइम की रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में शीर्ष पर रही है। ऐसे में 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2023 में 13,366 थे और तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 4,41,534 मामले दर्ज हुए, जो कि 2023 में 1.5% कम थे। सबसे अधिक 27.2% मामले जो है पति के क्रूरता और अपहरण से संबंधित थे। दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ 1,200 से ज्यादा अपराध जो हैं वो दर्ज किए गए। दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों की दर प्रति लाख आबादी पर 110 मामले रही, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दरों में से एक रही। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा, जहां पर 2024 में 5,875 मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2023 के 5,738 मामलों से ज्यादा है। दूसरी तरफ देश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। 2024 में कुल 32,602 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2023 के मुकाबले 16.9% ज्यादा है। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामले के उप विदेश मंत्री जो हैं इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं, ताकि ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय चर्चाओं में हिस्सा ले सकेंगे। खबरों की माने तो ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत जो अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, 14 और 15 मई को विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और ये बैठक सितंबर में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव का काम करेगी। ये संभावित दौरा विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अरघाची के बीच हुए एक उच्च स्तरीय फोन बातचीत के बाद हो रही है, जहां एक और पूरी दुनिया का ध्यान पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति पर टिकी हुई है। वहीं तेहरान ब्रिक्स को कूटनीतिक जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। नई दिल्ली की मध्यस्थता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है, विशेष रूप से तब जब हाल ही में ब्रिक्स के दूतों की एक बैठक क्षेत्रीय संघर्ष के किसी साझा सहमति तक पहुंचने में विफल रही थी। ऐसे में एक्टर नोरा फतेही का विवादित गाना सर के चुनर को लेकर शुरू हुआ विवाद अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया। फिल्म में बहुचर्चित गाने सर के चुनर पर जारी विवादों के बीच मशहूर एक्टर नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुई और उन्होंने अपने आइटम सॉन्ग के लिए आयोग के सामने लिखित में माफी मांगी और कहा कि अब वो ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं करेंगी। नोरा फतेही ने लिखित माफी मांगते हुए कहा कि आगे से वो ऐसे किसी भी गाने पे परफॉर्म नहीं करेंगी जिससे समाज में महिलाओं को लेकर किसी भी प्रकार के गलत संदेश जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से बाहर निकलकर नोरा ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उन्होंने आयोग के सामने लिखित में माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने आयोग के सामने कुछ अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की भी बात कही है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।